हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा संसाधन और विकास के बारे में। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी का ये चैप्टर है, चैप्टर 1। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों की इसमें हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम भारत के संसाधनों और उनके विकास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य। लौ अयस्क जो है यानी कि आयरन और किस प्रकार का एक रिसोर्स है? अनवीकरणीय योग्य। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनर्प्राप्ति योग्य, मतलब इसको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? जो भूमि निम्न हो रही है वहां पर उसका मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तरांचल। उत्तरांचल जिसे अब उत्तराखंड के नाम से भी हम जानते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी यानी कि काली मृदा पाई जाती है? इसका सही उत्तर है गुजरात। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि, जल, खनिज या निवास स्थान। तो इसका सही उत्तर है निवास स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? मानव निर्मित संसाधन वह होता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, तो वन मानव द्वारा नहीं बनाए जाते। यह शब्द किसने कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है? जल, कोयला, वन और सौर ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल, गैस, कोयला या ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है ज्वारीय ऊर्जा। काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र के रूप में या मुख्य क्षेत्र के रूप में किस राज्य में सीमित है? मतलब तो महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल में से है। इसका सही उत्तर महाराष्ट्र। 12वां है, लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से कौन से दो मुख्य राज्यों में पाई जाती है? तमिलनाडु और केरल। निम्न में से कौन सी दो जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हैं? तो जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हैं, जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक भागों में पाई जाती है यानी कि लगभग सभी प्रदेशों में। जलोढ़ मिट्टी निरंतर चलने वाली नदियों द्वारा लाए गए माल मसाले यानी कि रेत, गाद, मृतिका आदि द्वारा बनाई जाती है, बनती है। किन राज्यों में, अगला प्रश्न है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल क्षेत्र के 80% से अधिक है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब और हरियाणा। किन राज्यों में शुद्ध बोया गया कुल क्षेत्र के 10% से भी कम है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मिट्टी भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो 2 से 3 नंबर के में पूछ लिए जाते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से आप क्या क्या समस्या देख सकते हैं या क्या क्या समस्या पैदा हो सकती है? तो संसाधन प्रकृति का महान देन है जो मनुष्य के अस्तित्व और विकास के लिए अति आवश्यक है, परंतु यदि इनका अंधाधुंध उपयोग किया जाता रहा तो इससे अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पहली समस्या तो ये पैदा हो जाएगी कि हमारे संसाधन जल्दी जल्दी समाप्त होते चले जाएंगे, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी समस्या ये पैदा हो जाएगी कि अपने लालच के कारण समाज के कुछ वर्ग इन संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लेंगे, एकाधिकार जमा लेंगे, और बाकी जो वर्ग है वो वंचित रह जाएंगे। इससे परिणाम क्या होगा? जो संपन्न होंगे वो तो इसका प्रयोग करेंगे और जो गरीब होंगे वो वंचित रह जाएंगे।
तीसरा है, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से कई वैश्विक संकट पैदा हो जाएंगे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, भूमंडलीय तापन का बढ़ना तथा ओजोन परत का गायब होते जाना। ये सभी चीजें मानव के विनाश का कारण बन सकती हैं। मृदा किस प्रकार बनती है, यानी कि मिट्टी जो है वो किस प्रकार बनती है? मृदा के निर्माण और उनकी उर्वरता के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहला कारक है शैल, जिनसे मृदा के लिए उचित सामग्री मिलती है। दूसरा प्रमुख कारक जलवायु है, जो उन शैलों को एक लंबी अवधि में छोटे छोटे टुकड़ों और कणों में बदल देती है। तीसरा कारण है पेड़ पौधों से जो शैलों में घुसकर अपनी जड़ों से उन्हें तोड़ मोड़ फोड़ देते हैं। चौथा, पशु भी निरंतर अपने चरने की क्रिया से इन शैलों में अनेक परिवर्तन ला देते हैं। पांचवा, ऊंचाई और निरंतर होने वाली वर्षा भी इन शैलों के छिद्रों में घुसकर तोड़ फोड़ का कार्य करती रहती है। छठे, अंत में एक लंबे समय के उपयुक्त अनेक कारकों के क्रियाशील रहने पर इन शैलों के कणों में निरंतर अंतर आता जाता है और धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? सॉइल इरोजन कहते हैं हम मृदा अपरदन को। तो वन रोपण या काफी मात्रा में पेड़ों को लगाने से अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अपरदन को रोका जा सकता है। इससे जल प्रवाह का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मिट्टी रोध बांध यानी कि या पानी से बनने वाली गहरी खाइयों के फैलाव को रोक सकते हैं। भूमि संरक्षण के लिए आवश्यक है कि वहां हो रहे मिट्टी के अपरदन प्रसार को पहचान कर उसकी रोक के लिए उपयुक्त ढंग से अपनाई जाए तरीके। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए एक अन्य साधन भी है। पशुओं द्वारा चराई और विशेषकर पहाड़ी भागों में सीमा से अधिक ना हो। जो चराई है वो पहाड़ी भागों में सीमा से अधिक ना हो। जैसे हम चराने ले जाते हैं पशुओं को, वो जो चराई है वो सीमा से अधिक ना हो। मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें अथवा मृदा का अपरदन किस प्रकार होता है। भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाली जल या तेज बहने वाली पवनें हैं, यानी कि बाढ़ आना या तूफान आना। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। इन प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त मानवीय कारक भी मृदा अपरदन का बहुत महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। वह अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे खड्डों में बदल देते हैं, जिसके कारण खनिज पदार्थ निकालने के लिए उनको अनेक प्रयत्न भी मृदा अपरदन का बड़ा कारण बन जाते हैं। मृदा अपरदन के कारण ही प्राकृतिक या मानवीय अनेक जो समस्याएं होती हैं वो झेलनी पड़ती हैं। जो उपजाऊपन होता है वो विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। विशेषकर किसानों को इससे बड़ी हानि होती है। फसल उगाने वाली उनकी संपन्नता एक स्वप्न बनकर रह जाती है, स्वप्न। अब हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, प्रकृति कैसे भूक्षरण के लिए उत्तरदायी होती है। भूक्षरण का मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। भूमि प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला है। हमारा यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम इस अमूल्य उपहार को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। परंतु कई बार प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाएं भी इस अमूल्य उपहार के मार्ग में कई बाधाएं उपस्थित कर देती हैं। जहां तक प्रकृति का संबंध है, दोनों वर्षा और तेज चलने वाली आंधियां भूमि की स्थिति बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन स्थानों पर जहां वर्षा अधिक होती है, विशेषकर पहाड़ी स्थानों पर, यह वर्षा भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है
और इस प्रकार भूमि बंजर बनकर रह जाती है। कई स्थानों पर इस वर्षा के कारण कई गहरी खाइयां भी बन जाती हैं, जिन्हें हम चंबल घाटी में देख सकते हैं। छठा प्रश्न है, किस प्रकार मानव भूक्षरण के लिए उत्तरदायी होता है? अथवा में प्रश्न है, भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं की स्पष्ट कीजिए। जब अपने लालच के कारण मनुष्य अंधाधुंध वनों की कटाई करना शुरू कर देता है, तो उससे वर्षा की मात्रा अनिश्चित हो जाती है, यानी कि कभी वर्षा होती है और कभी नहीं होती। वर्षा के वेग को रोकने वाले जब वृक्ष नहीं रहते, उसका वेग तेज हो जाता है, जिससे अपरदन की क्रिया भी तेज हो जाती है। जब वृक्षों के कटने से वर्षा बिल्कुल नहीं होती, तब भी भूमि कृषि के योग्य नहीं रहती। मनुष्यों द्वारा अंधाधुंध निर्माण कार्य से भी न केवल उपजाऊ भूमि की मात्रा ही कम हो रह जाती है, वरन आसपास की भूमि भी भूक्षरण की लपेट में आ जाती है। मानव द्वारा किए गए खनन कार्य से भी भूक्षरण को बढ़ावा मिलता है। मानव द्वारा चलाए गए उद्योगों से भी भूमि के क्षरण कार्य को बढ़ावा मिलता है। मानव द्वारा जब एक बड़ी मात्रा में कूड़ा कचरा किसी स्थान पर डाला जाता है, तो इससे भी भूमि का क्षरण और जल का प्रदूषण बढ़ जाता है। कई बार जब मानव अपने पशुओं द्वारा अति चराई करवाता है, तो प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास होने लगता है। तो ये सब थे भूमि क्षरण के कारण। और प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को उपहार के रूप में दिए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ऐसे कुछ संसाधन हैं मृदा, जल, खनिज और वन आदि। सांस्कृतिक संसाधन वह संसाधन जो मनुष्य अपने परिश्रम द्वारा जुटाए, और उन्हें सांस्कृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। भवन, स्मारक, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मशीनें, चित्रकलाएं, अनेक सामाजिक संस्थाएं आदि कुछ सांस्कृतिक संसाधन हैं। नवीकरणीय संसाधन और अननवीकरणीय संसाधन में अंतर। सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वह साधन जो एक बार खनन करने एवं प्रयोग करने से समाप्त नहीं होते, उन्हें नवीकरणीय साधन कहा जाता है। भूमि, जल, वनस्पति ऐसे साधन हैं जिनका लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि साधन के रूप में भूमि का प्रयोग हजारों वर्ष से हो रहा है। इसी प्रकार जल भी जल चक्र के रूप में बार बार प्रयोग में लाया जाता है। वनस्पति में भी पुनर्उत्पन्न होने का असीम क्षमता है। पानी, कृषि, वृक्ष, मछली आदि ऐसे ही कुछ नवीकरणीय साधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे साधन जो एक बार खनन करने तथा प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय साधन कहा जाता है। जैसे कोयला, खनिज, तेल, पेट्रोलियम आदि। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। किसी भी प्रचलित प्राकृतिक या वैज्ञानिक विधि से इन भंडारों में वृद्धि नहीं हो सकती। चादर अपरदन और अवनालिका अपरदन यानी गली इरोजन और शीट इरोजन में अंतर। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदापर्दन कहते हैं। मृदा को काटने और बहाने का काम जब जल द्वारा होता है, तो वह यह या तो चादर अपरदन के रूप में होता है या फिर अवनालिका अपरदन के रूप में। जब जल ढलान की ओर बहता है, तो धीरे धीरे ढलाने के ऊपर की मृदा घुलकर उनके साथ ही जाती है। इसे चादर अपरदन यानी कि शीट इरोजन कहा जाता है। और कई बार तेजी से बहने वाला जल नीचे की नरम मृदा को काटते काटते गहरी नालियां या अवनालिकाएं बना देते हैं। ऐसे अपरदन को अवनालिका अपरदन, गली इरोजन कहा जाता है। लाल मिट्टियां और लैटराइट मिट्टियों का अंतर स्पष्ट कीजिए। रेड सॉयल, इस मिट्टी में क्योंकि लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। इसका विकास पठारों पर पाए जाने वाले शैलों से जल वाष्प परिवर्तन के प्रभाव से होता है। यह मिट्टी उर्वर होती है और कृषि योग्य होती है। निम्न भागों यानी कि लोलैंड्स में यह लाल मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी है, यह मिट्टी पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। इसकी ऊपर की तह प्राय सख्त होती है। यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है और इसका निर्माण लीचिंग यानी कि निक्षालन क्रिया से होता है। इसमें बॉक्साइट और एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है।
यह मिट्टी खेती के लिए कम उपयुक्त होती है, परंतु घास और झाड़ियों के पैदा करने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो 4 नंबर और उससे ऊपर के नंबर में पूछे जाते हैं। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। संसाधन नियोजन वह कला या तकनीक है जिस द्वारा हम अपने संसाधनों का प्रयोग बड़े विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। क्योंकि संसाधन एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उनका नियोजन बड़ा आवश्यक है, ताकि उन्हें हम स्वयं भी उचित ढंग से प्रयोग करें और उनका हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सकें। संसाधन न केवल एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, वरन उनकी उपलब्धता में काफी विभिन्नता और विविधताएं पाई जाती हैं। भारत जैसे देश में बहुत से ऐसे भाग भी हैं जहां एक तरह की संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। परंतु संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में देश के हर प्रांत का समान और संतुलित विकास संभव हो सकता है। संसाधन नियोजन से संसाधनों का असामाजिक तत्वों से उनका विनाश रोका जा सकता है और देश की मूल्यवान संपदा का संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से वृक्षों का अंधाधुंध कटना और वन्य प्रणालियों का विनाश रोका जा सकता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमि किस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है? 4 तथ्य देकर प्रस्तुत कीजिए। भूमि किस प्रकार एक महत्वपूर्ण संसाधन है? प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों से निसंदेह भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इस बात की सत्यता निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। यह भूमि ही है जिस पर सभी इंसान रहते हैं और इससे ही अपनी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह भूमि ही है जहां व्यक्ति अपनी कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा अपने खाने के लिए अनाज पैदा करते हैं और तरह तरह की फल सब्जियों द्वारा अपने जीवन को मधुर बनाते हैं। भारत में हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए मानव अपनी सभी खाद्य समस्याएं आसानी से हल कर लेता है। अपनी सभी औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी मानव भूमि पर निर्भर करते हैं। अपने कारखानों को चलाने के लिए सभी प्रकार की सामग्री उसे भूमि से ही प्राप्त होती है। रुई और पटसन जैसे कच्चे माल की प्राप्ति भी उसे भूमि पर कार्य करने से ही होती है, जिस पर उसका कपड़ा उद्योग खड़ा है। लोहा इस्पात के कारखानों के लिए उसे धातुओं के रूप में कच्चा माल भूमि से ही प्राप्त होता है। अपनी निवास संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इंसान भूमि पर ही निर्भर करता है। उसके सभी मकान, दफ्तर, कारखाने भूमि पर ही बने होते हैं और भूमि से प्राप्त पदार्थों से ही उनका निर्माण होता है। इस भूमि पर जंगल उगे होते हैं जिनकी लकड़ी मानव के जलाने से लेकर भवन बनाने तक के कार्यों में काम आती है। भूमि पर ही परिवहन और संचार के सभी साधन स्थित हैं। सड़कें, रेल, पुल आदि सभी भूमि पर ही बने होते हैं। आगे है संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। दोनों आपूर्ति और अनापूर्ति साधनों का मनुष्य के लिए अपना विशेष महत्व है। भूमि, जल, वनस्पति आदि आपूर्ति साधन है जिनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोहा, कोयला, खनिज तेल आदि अनेक ऐसे साधन हैं जो प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। यह ठीक है कि आपूर्ति साधनों को तो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हमें उनका प्रयोग भी बड़ी समझ से करना चाहिए। जल जैसे आपूर्ति साधन को व्यर्थ में खोना नहीं चाहिए, वरन सूखे दिनों के लिए इसे बचाकर रखना चाहिए। इस प्रकार भूमि पर भवन निर्माण का काम उतनी मात्रा में ही करना चाहिए जिससे कृषि के लिए भूमि की कमी ना हो जाए। वृक्षों को पहाड़ों से अंधाधुंध नहीं काटना चाहिए, अन्यथा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ सकता है। बाढ़ों का प्रकोप बढ़ जाएगा और मृदा का अपरदन तेजी से होने लगेगा। वर्षा में भी कमी आएगी, उसके भी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अनापूर्ति साधन जो एक बार प्रयोग लाने के बाद दोबारा काम में नहीं लाए जा सकते और भी महत्व के हैं। आगे है भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन से संसाधनों के विकास पर जोर दिया गया। अब बात की जाए पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक थी। इसमें सिंचाई, कृषि, शक्ति उत्पादन पर जोर दिया गया। दूसरी में भारी उद्योगों के विकास पर। तीसरी में खाद्य उत्पादन और बुनियादी उद्योगों पर जोर दिया। चौथी में जीवन स्तर का ऊंचा उठाना, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्य को लाने का प्रयत्न। पांचवी पंचवर्षीय योजना में बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में
आपसी संबंधों से जुड़ी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया गया। 7वीं में रोजगार और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। 8वीं में औद्योगिक विकास। 9वीं में स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रोत्साहन पर जोर दिया गया और पीने के पानी की उपलब्धता पर। 10वीं में कृषि और उद्योग जगत में और रोजगार के अवसर को बढ़ाने में जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, उद्योग भूक्षरण किस प्रकार करते हैं? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, कारखानों से निकलने वाला गंदा, तेजाबी और जहरीला जल जब निरंतर आसपास की भूमि में फैलता रहता है तो वह उन भूमियों को बिल्कुल बेकार कर देता है। ऐसी भूमियां कृषि योग्य नहीं रहती। कारखानों से निकला हुआ कूड़ा कचरा भूमि और जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बन जाता है। कुछ उद्योग जैसे सीमेंट उद्योग, भवन निर्माण उद्योग और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग के लिए भी कभी चूना पत्थर की पिसाई करनी पड़ती है। कभी क्रैशरों द्वारा कच्ची रोड़ी की तुड़वाई करनी पड़ती है, जिससे एक बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है और वायुमंडल में प्रदूषण फैल जाता है। जब वे धूल भरे कण निकटवर्ती क्षेत्रों में नीचे बैठ जाते हैं तो वह जल और फसलों पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। कई बार नए नए उद्योगों के खुलने से जब निर्माण कार्य इतना बढ़ जाता है तो न केवल अच्छी भूमि की मात्रा ही कम हो जाती है वरन आसपास की भूमि भी भूक्षरण का शिकार बन जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के साथ पूरा समाप्त होता है। आप सभी इसे नोट कर लें और याद कर लें। एक बारी में समझ ना आए तो 2-3 बार वीडियो को जरूर देख लें। जिन साथियों को जरूरत है इस चैप्टर की, जिनको ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, उनको तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। और बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसका अच्छे से तैयार करें इसे और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको सारे मटेरियल इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।